नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या कपूर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। इसी उपलक्ष्य में भारत में 1986 से हर साल 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपनी खोज के लिए सर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इस खास कार्यक्रम में इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के महत्व पर हम ध्यान देंगे और नजर डालेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत द्वारा की गई प्रगति पर और क्या है विज्ञान के क्षेत्र में आगे की राह। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुधीर के मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, जो DRDO में डायरेक्टर जनरल हैं और ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO और MD भी हैं। साथ ही हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अश्विनी पारीक, जो कि JNU में स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में बतौर प्रोफेसर कार्यरत हैं। आपने राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाके में उगाने के लिए सूखा और खारापन प्रतिरोधी चावल भी विकसित किए हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में ट्रांसलेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एडवाइजर डॉक्टर योगेंद्र कुमार गुप्ता भी शामिल हैं। शो में आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, जो कि हर साल हम 28 फरवरी को मनाते हैं। तो डॉक्टर अश्विनी पारीक, आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक खास दिन जो रखा गया है, उस उत्सव ने कितनी मदद की है? देखिए, जहाँ तक विज्ञान दिवस का सवाल है, विज्ञान दिवस हम लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आप यूनिवर्सिटी की बात कीजिए, स्कूल लेवल की बात कीजिए या जनरल पब्लिक की बात कीजिए, विज्ञान दिवस आते ही हम जैसे लोगों के दिमाग में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। एटलीस्ट यस हम अपने पुराने साइंटिस्ट को याद कर रहे हैं, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि विज्ञान दिवस होने की वजह से हम लोग एक संगठित होकर एक साथ मिलकर विज्ञान की उन्नति की बात करते हैं, नए नए इनोवेशंस की बात करते हैं और उन इनोवेशन को कैसे हम लोग सोसाइटी के यूज़ के लिए आगे बढ़ सकते हैं, उन पर चर्चा की जाती है। तो मेरे हिसाब से विज्ञान दिवस का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हर साल मनाया जाना चाहिए। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को और भी रोचक बनाने के लिए हर साल एक खास थीम जो होती है या जो विषय होता है वो चुना जाता है। और इस साल का जो विषय है वो लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग। तो डॉक्टर मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो थीम इस बार चूज़ की गई है उसको किस तरह से समझा जाए? ये जो थीम है ये आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल रेलेवेंट है और मेरा ये मानना है, मेरा ये सोचना है कि कोई भी ज्ञान हो, कोई भी शास्त्र हो, जब तक वो समाज से जुड़ेगा नहीं और हमारे नागरिकों को आम तौर पर जब तक फ़ायदा नहीं होगा, उसका लाभ नहीं होगा, तो उसको करने का कोई मतलब नहीं है। तो साइंस आज हमारे देश के हर नागरिकों के सामान्य जीवन में जिस तरीके से एक बदलाव ला रहा है, उठाव ला रहा है और एक भौतिक तरक्की हो रही है, तो इस कारण विज्ञान का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर हम आज देखें अपने चारों ओर, तो हमारे समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हों या ना काम कर रहे हों, उनके जीवन में विज्ञान किसी ना किसी तरीके से प्रभाव तो डालता ही है। और चाहे छोटी सी बात हो, चाहे बहुत बड़ी बात हो। एक सवेरे जब उठते हैं और सवेरे वो जब अपना वेदर फोरकास्ट देखते हैं, तब से लेके और फिर एक सोशल नेटवर्क पर जुड़ना और एक हेल्दी डाइट लेना, उसके बाद जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पर साइंस का प्रभाव, विज्ञान का प्रभाव, फिर आखिरी में एंटरटेनमेंट, तब विज्ञान ने तो हमारे व्यक्ति जितने भी समाज है, समाज के हर व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। इसलिए ये बहुत सामयिक है, विज्ञान और व्यक्ति दोनों का एक दूसरे से जुड़ाव और एक दूसरे के ऊपर प्रभाव। डॉक्टर गुप्ता, आप कैसे देखते हैं ये जो थीम इस बार है, लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग? बहुत गहरी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी राष्ट्र का, किसी भी समाज का अगर उत्थान होना है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान दो चीज़ों का होता है। एक वहाँ की संस्कृति और दूसरे वहाँ के लोग कितना विज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वो समाज में सफाई कर्मचारी हो,
चाहे वो किसान हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो फूड टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाला हो, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो कितनी भी हाई टेक्नोलॉजी, छोटी सी चीज़ से बड़ी चीज़ में जब तक कि विज्ञान का समावेश, विज्ञान का समझ लोगों में बढ़ेगी नहीं, तब तक उस देश का उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए ये जो हमारा थीम है, लोगों के लिए विज्ञान लैब में रह के कुछ नहीं कर सकता। लैब में से निकल के वो देश के हित में, लोगों के उत्थान में, सामाजिक जीवन को बढ़ाने के लिए जब तक काम नहीं आए तब तक वो विज्ञान का असली फायदा नहीं है। इसलिए लोगों के लिए विज्ञान बहुत सही है, लेकिन जब तक लोग उस विज्ञान की चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक, इसलिए विज्ञान के लिए लोग जो उसको इस्तेमाल करें, उसके वैज्ञानिक सोचें, भ्रांतियों को दूर करें, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए जन साधारण तक विज्ञान को पहुंचाने के लिए ये विज्ञान दिवस, जो कि हम एक सांकेतिक रूप से मनाते हैं, इसका असर पूरे साल रहना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। आपने ये जो एक बात कही है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जन जन तक साइंस को पहुंचना है, विज्ञान को पहुंचना है। लेकिन डॉक्टर पारिक, जैसे आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से हमारा देश है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उन इकोनॉमिकली अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, साथ ही साथ बिलीफ सिस्टम बहुत अलग है हमारे देश में। काफ़ी सारे सुपरस्टिशंस, बिलीव्स भी हैं, और अलग अलग संस्कृति है, और अलग अलग वेशभूषा, सब अलग अलग है। ऐसे में विज्ञान की पेनिट्रेशन, अगर हम इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक ये मान लें, कितना बड़ा चैलेंज रहता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा दैट साइंस हैज़ टू बी यूज्ड बाय जनरल पब्लिक, और जब तक जनरल पब्लिक यूज़ नहीं करेगी साइंस का कोई मतलब नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि विज्ञान को अगर आप प्रोत्साहन देना चाहते हैं, विज्ञान को अगर आप दोहना चाहते हैं, तो उसका यूज़ एक कॉमन मैन तक, आम आदमी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही हमें ये भी देखना है कि जो डाइवर्सिटी की बात आपने कही है, कल्चरल डाइवर्सिटी की बात कही है, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी की बात कही है, कुछ ऐसे हमारे इनोवेशंस हैं, हमारे साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं जो एक आम आदमी को अफेक्ट करती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रीजन का हो, और कोई भी उसकी इकोनॉमिक स्थिति रही हो। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू टेक मोबाइल, अगर आप देखें मोबाइल, आज मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसे आदमी, आम आदमी से लेकर के एक रिचेस्ट आदमी तक पहुंच गई है। दूसरी आप देखिए कि जैसे आम आदमी है या फिर रिच आदमी है, खाना सभी को खाना है, तो एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे यू स्टार्ट योर डे विद हैविंग टी और ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, और आप डिनर तक जाते हैं। तो वो जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जिस तरह का हम खाना खा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी खाने को बनाने में यूज़ हुई है, उसको प्रोसेस करने में यूज़ हुई है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर आदमी को अफेक्ट करती हैं, डिस्पाइट द डाइवर्सिटी विच वी सी इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ। बिल्कुल। डॉक्टर मिश्रा, इम्पैक्ट तो बहुत है, जैसे कि सर बता रहे हैं कि जैसे मोबाइल है, हर इंसान ऑलमोस्ट हमारे देश में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन चैलेंज ये है कि विज्ञान की जो सोच है, जो एजुकेशन है, किस तरह जन जन में पहुंचाई जाए हमारे देश में, इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद किस तरह का चैलेंज देखते हैं आप ये? मेरा ऐसा मानना है कि हमारे देश की जितनी भी समस्याएं हैं, वो सिर्फ विज्ञान और ज्ञान दोनों से मिलकर ही दूर की जा सकती हैं। और अगर हम देखें, आज हमारी जनसंख्या लगभग 136 करोड़ है, और हमारी जो लिटरेसी रेशो है वो बढ़कर लगभग 74% हो चुका है। तो इसमें विज्ञान का और ज्ञान दोनों का समावेश रहा है, और दोनों ने कोशिश की है कि हमारे देश में जो लिटरेसी रेशियो है वो बढ़े। और जिस तरीके से बढ़ता जाएगा, एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब हमारे देश में हर नागरिक पढ़ा लिखा होगा, 100% लिटरेसी होगी। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि हमारी समस्याएं किस तरीके से दूर हो सकती हैं, देखिए, विज्ञान का मतलब ही होता है कि ज्ञान को हम एक एनालिसिस करके और उसको बढ़ाकर, और जो लोगों की समझ है उसको थोड़ा सा विकसित कर सकें।
तो विज्ञान इसमें काफ़ी कुछ हद तक सफल रहा है। अगर आप देखें, हमारे सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा कि इस देश की हर समस्या का हल विज्ञान ही है, और आज हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि जब तक विज्ञान नहीं होगा, पहले जय जवान जय किसान होता था, आजकल जय जवान जय किसान जय विज्ञान होता है। तो ये नारा ही बताता है कि जब तक विज्ञान विजयी नहीं होगा हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है। और थोड़ा सा हम अगर आगे समझें बात को कि विज्ञान क्या क्या कर सकेगा, तो हमारे देश में मुख्यतया जो हमारी सरकार है उसने 3 क्षेत्रों में काफ़ी ध्यान दिया है। न्यूक्लियर साइंस, स्पेस साइंस और डिफेंस टेक्नोलॉजीज़। तो इन तीनों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, डिपार्टमेंट्स बनाए गए शुरू से ही, और इनकी फंडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि अगर ये जो विज्ञान के मुख्य क्षेत्र हैं हम यहाँ पर फंडिंग करेंगे तो एक साइंस में एक ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होता है। तो ये ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होगा और हमारे जो क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र से लेके और मेडिकल साइंसेज और जितने भी विज्ञान के क्षेत्र हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, हर सब जगह पहुंचेगा और लोगों की समस्याएं हल होंगी। और हम अगर दूसरे तरीके से देखें तो विज्ञान के कारण ही हम जो रेवेन्यू जनरेशन है, जो एक प्रॉस्पेरिटी है, वो ला सकते हैं। और मेरी समझ के अनुसार विज्ञान और टेक्नोलॉजी, तकनीकी विज्ञान, इन दोनों के अलावा और कोई रास्ता नहीं है भारत को समृद्ध बनाने का, और यही 2 चाबियां हैं जो हमको समृद्ध बनाएंगी। बिल्कुल। तो जैसे डॉक्टर मिश्रा ने भी बात की, अगर हम आधुनिक भारत की तरफ नज़र डालें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर खास ध्यान रखा गया है, ये जानते हुए कि आर्थिक विकास का भी एक मुख्य तत्व है। और बात अगर मौजूदा सरकार के फोकस की करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी ये बात कई बार दोहराई है कि प्रौद्योगिकी सरकार के लिए एक मजबूत प्राथमिकता वाला क्षेत्र है, और प्रधानमंत्री लगातार भी इस बारे में बात करते आए हैं। तो डॉक्टर योगेंद्र गुप्ता, आपसे जानना चाहेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जो सरकार का दृष्टिकोण है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, विज्ञान, जैसा कि अभी हमने पहले भी कहा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हिंदुस्तान में हमारी CSIR, ICMR, DST, DBT, इन सब की बहुत सारी लेबोरेटरीज़ हैं और इसके अलावा भी प्राइवेट लेबोरेटरीज़ हैं। हम सब भारत सरकार के निर्देश के हिसाब से, पॉलिसी के हिसाब से कोशिश ये कर रहे हैं कि इनोवेशन हिंदुस्तान में बढ़े जी, और इनोवेशन हिंदुस्तान की ज़रूरत के मुताबिक हो। इट शुड बी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम। और ये इनोवेशन लेबोरेटरी के साथ साथ में इनोवेशन कल्चर, जो हमें इनोवेशन संस्कृति या इनोवेशन की जो भाषा है, ये नीचे से नीचे, छोटे से छोटे स्टूडेंट से ऊपर तक आए। और इसके लिए भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने माननीय हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में बहुत सारे काम किए हैं। उसमें अगर हम देखें कि एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की या एक इंस्पायर योजना है। राइट। ये इंस्पायर में इस समय हिंदुस्तान के 4 लाख स्कूल कनेक्ट किए गए हैं, और हर 4 लाख स्कूल में इनमें से इनोवेशन उनको कहा जाता है आप करें जो भारत के लिए उपयोगी है। और ये इनोवेशन में से हर जगह से 2 स्कूल में लाके, तो करीब इस तरह से हमारे पास, हमारी उम्मीद है कि अगले साल तक 10 लाख बच्चे हमारे कंट्री में आ जाएंगे। उसमें से हम 1 लाख बच्चों को 10-10 हज़ार रुपए देकर हम कहते हैं कि आप मॉडल बनाओ, और ये मैं उसमें से 10,000 बच्चों को छांट के हम एग्जीबिशन करते हैं। 50-50 हज़ार रुपए इनको देते हैं भारत सरकार, और उनमें से फिर नेशनल एग्जीबिशन अभी हुई, और मैं उसका मुख्य जज था। तो ये सारे लोग आके यहाँ पे अपनी एग्जीबिशन करते हैं मॉडल की, जो उन्होंने बनाई है। उसमें से 60 बच्चों को हम चुनते हैं, जिनको कि हम फिर उनको पूरी मेंटरिंग करते हैं, उनको हम एक स्टार्टअप के साथ जोड़ते हैं, उनको हम टेक्नोलॉजी को
प्रैक्टिस में लाने के लिए कोशिश करते हैं और उसको हम पूरा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। और ये पूरा माध्यम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंस्टीट्यूशन, ये दोनों उसको केंद्रित करते हैं कि ये बहुत बड़ा एक, आपने जो कहा कि विज्ञान को लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा देश का एक है। इसी तरह से भारत में प्रधानमंत्री के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा अटल मिशन, बिल्कुल, जो टिंकरिंग लैब करता है, जो छोटी छोटी लैब में एक इनोवेशन के लिए बढ़ता है, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा एक हमारा उबाल है जो कि पूरे देश में विज्ञान को इतनी तेजी से एक्सेप्टेबिलिटी और इनोवेशन कर रहा है। तो हमारा ये एक बहुत बड़ी सरकार की पहल है और जो कि विज्ञान को देश के कोने कोने तक, हर समाज तक ले जा रहा है। बिल्कुल। तो प्रतिभा को एक सही मौका देना, अनुकूल परिस्थितियां देना ताकि वो टैलेंट जो है वो अच्छे से उभर सके, वो भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अश्विनी पारेख, आपसे जानना चाहूँगी कि सरकार के समर्थन के साथ साथ वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी निवेश भी हुआ है, काफ़ी विकास भी हुआ है। बात अगर कृषि क्षेत्र की करें तो कृषि के क्षेत्र में ग्रीन रेवोल्यूशन तो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति हुई जिसकी वजह से उत्पादन बढ़ा फूड ग्रेन्स का, लेकिन उसके बाद से कृषि के क्षेत्र में और बढ़ावा देने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और किस तरह से क्षेत्र में बदलाव और प्रगति देखते हैं आप? देखिए, कृषि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है बिकॉज हिंदुस्तान जो है एक कृषि प्रधान देश है। इसमें हमारी 50% आबादी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का जीडीपी में वो लेस देन 20% है। लास्ट ईयर का जो सेंसस रिपोर्ट आई है दैट हैज शोन दैट 17 to 18% is the contribution of agriculture sector in the GDP. So this is something very very alarming. Now when it comes to the progress in agriculture, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने फर्स्ट जो उनका उद्घोषण था स्वतंत्र भारत के लिए, उसमें उन्होंने कहा था कि एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट एग्रीकल्चर। और आज के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो भी यही कह रहे हैं कि किसानों की इनकम को हमें बाय 2022 डबल करना है। सो सरकार का पूरा सपोर्ट है। यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं और एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जहाँ बहुत स्कोप है प्रोग्रेस करने का, बिकॉज आप सॉइल को डील कर रहे हैं, वाटर को डील कर रहे हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र को डील कर रहे हैं, नई किस्म की जो बीज आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, उनको आप यूज़ कर रहे हैं। अब मोबाइल टेक्नोलॉजी भी एग्रीकल्चर में आ गई है। तो ऐसी ऐसी इनोवेशन जो एग्रीकल्चर में हो रही है, मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब हम कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ा सकेंगे जीडीपी की तरफ। जी। और डॉक्टर योगेंद्र गुप्ता, अगर हम बात हेल्थ सेक्टर की करें तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है, ना सिर्फ राजस्व और रोज़गार के मामले में भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है, लेकिन ये क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा सीधा सरोकार आम आदमी से होता है। तो किस तरह से इस क्षेत्र में आप प्रगति को देखते हैं? क्योंकि मुझे याद है जब हम स्कूल में थे तो ऐसी ऐसी बीमारियां हुआ करती थी, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, अब हम इन बीमारियों का नाम तक नहीं सुनते हैं। तो हेल्थ केयर की बात करें तो किस आप प्रगति को किस तरह से देखते हैं? अगर हम देखें, आपने कहा पोलियो का हम नाम नहीं सुनते हैं, तो हम इसको दूसरी तरह से लेंगे। पोलियो का नाम हम सुनते हैं इसलिए सुनते हैं कि पोलियो पे हमने विजय पा ली जी। अब हम पोलियो को देखते नहीं हैं जी। लेकिन अब जो हमें दूसरी विजय पानी है वो दवाई बीमारियां हैं, जैसे मलेरिया, जैसे ट्यूबरक्लोसिस इस समय एक भयंकर चैलेंज बन गया है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस जी। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान में इस समय मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के लिए इतना शोध हो रहे हैं और हम कुछ दवाइयों को ऑलरेडी क्लिनिकल ट्रायल में भी लेके आ गए हैं। ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक अलग टास्क फोर्स बनाया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, जिसने 140 करोड़ रुपए सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस की रिसर्च के लिए अलग से रखे हुए हैं प्रोजेक्ट देने के लिए, जिसमें कि वो नए रिजीम जिससे कि हम ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट छोटा कर सकें और ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंशन कर सकें, जो असाध्य ट्यूबरक्लोसिस है उसको हम कर सकें, इस पे हम लोगों ने करीब करीब काफ़ी तरक्की कर ली है।
दूसरा जो आपने कहा कि भारत में एक समय था जबकि अधिकतर बच्चे की मॉर्टेलिटी, खासतौर से नियोनेट जिसे कहते हैं, डायरिया से होती थी। बिल्कुल। अब हिंदुस्तान में अपनी बनी हुई डायरिया की वैक्सीन, रोटा वैक्सीन, इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित है और उसने कितने लाखों बच्चों की जीवन दान दिया है। इसी तरह से हम H1N1 वैक्सीन जो हिंदुस्तान में, मलेरिया की वैक्सीन जो हिंदुस्तान में बन रही है, ये एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का डेवलपमेंट है। अगर हम इसी तरह से देखें कि हमारा जो एक भारत सरकार ने एक सबसे बड़ा जो हेल्थ में हमारा प्रोग्राम बनाया है, तो जो दुनिया का सबसे बड़ा आयुष्मान भारत, बिल्कुल, जिसमें कि दुनिया का सरकार सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कहा सबसे जाता बड़ी है। हेल्थ दुनिया की अभी तक, बिल्कुल, जिसमें कि छोटे से छोटा आदमी अब ये कह सकता है कि हम बिना इलाज के नहीं रह सकते, हम इलाज कराने में समर्थ हैं और वो भी क्वालिटी का इलाज। तो इसमें एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इन्वॉल्व है, इसमें एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, इसमें एक बहुत बड़ा दवाइयों को सस्ता और दवाइयों को अफोर्डेबल, क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबल, ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा इसमें है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में दवाइयों की कीमतों में भारी कमी करी गई है। बिल्कुल, जेनेरिक जो मेडिसिन हुआ करती थी उन पर इस बार अब ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोला गया है। और इसी में हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है दवाइयों के बारे में जी, वो पहले से पिछले कुछ सालों में और अभी 1-2 सालों में इतना दृढ़ और इतना कामगर हो गया है कि इससे हम हिंदुस्तान में हर नागरिक को अच्छी, सस्ती और क्वालिटी की दवाई मुहैया करा सकते हैं। और यहाँ पे दवाइयों का प्रोडक्शन, दवाइयों का ट्रायल, एथिकल और ज़्यादा संस्थाएं इसमें पार्ट ले सकें, ऐसा माहौल हमने अभी तक बना दिया है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, जब हम बात करते हैं, हम अचीवमेंट्स की बात करते हैं कि देखिए कितनी प्रगति हुई है, लेकिन जिस तरह से बदलाव हुए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तो कुछ नई नई बीमारियों को के बारे में भी अब सुनने को आता है। जैसे आप बता रहे थे, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस है, और ख़ास बात ये भी है कि जिस तरह से हमारे पास इतने सारे हाईली प्रोफेशनल हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं, उनको किस तरह से देश में रोका जाए, उनकी प्रतिभा को कैसे रिटेन किया जाए, ये कुछ मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण चैलेंजेस हैं। साथ ही साथ जिस तरह से पोल्यूशन हुआ है, तो उससे जो नई नई और लाइफस्टाइल से जो चेंजेस हुए हैं, हमारी नई नई बीमारियाँ जैसे डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिली हैं, तो नए चैलेंजेस भी आए हैं डेवलपमेंट के साथ साथ। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपके पहली चीज़ पे कहूँगा कि भारत में वैज्ञानिकों को रोका जाए। मेरे ख्याल से अब समय बदल गया है। एक समय था आज से 10 साल पहले जब हम कहते थे पलायन, यहाँ पे साइंटिस्ट को और डॉक्टरों का पलायन या ब्रेन ड्रेन, अब बदल गया। अब बाहर से साइंटिस्ट, डॉक्टर हिंदुस्तान में काम करने के लिए इच्छुक हैं, ललायत हैं और यहाँ पे उनको मौका मिल रहा है। अब इसको हम कहते हैं ब्रेन गेन, रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि अब हमने माहौल तैयार किया है उनको काम करने का। अब हमारी साइंस लेबोरेटरीज वेरी वेल इक्विप्ड हैं। अब हमारे साइंटिस्ट यहाँ पे आके काम करने में खुश हैं। एक बात ये। दूसरा, आपने कहा कि नए नए चैलेंजेस, तो हेल्थ साइंस में नए चैलेंजेस ये आते हैं और ये जाते हैं। तो पुराने चैलेंजेस जैसे स्मॉल पॉक्स का चैलेंज चला गया, पोलियो का चैलेंज चला गया, अब लाइफ स्टाइल डिजीज का चैलेंज आ गया। डायबिटीज़ बढ़ रही है, हर 10 आदमी में एक आदमी को डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, कार्डियक डिजीज़ बढ़ रही हैं। हिंदुस्तान का आदमी इन चीज़ों के लिए वेस्टर्न पॉपुलेशन से ज़्यादा सेंसिटिव, वल्नरेबल है। तो इसीलिए हमें लाइफ स्टाइल, योगा, आयुर्वेदा, इन सब का समावन्य, इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने जो हिंदुस्तान की पद्धतियां हैं, योगा करें, लाइफ स्टाइल डिजीज़ को लाइफ स्टाइल से ठीक करें और इसके अलावा जो बीमारियों को प्रिवेंशन अप्रोच करें। इसमें जो एक सबसे बड़ा योगदान हो सकता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि इस आदमी को आज से 10 साल के बाद ये बीमारी होने की संभावना है और इसको प्रिवेंट करने के लिए
वो ये काम करे, ये अपनी शैली में परिवर्तन करे। ये समाज का आदमी इस ज्योग्राफिकल लोकेशन में ये खाने वाले से ये बीमारी का प्रेडिक्शन पॉसिबिलिटी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय इतना ज़्यादा रोल प्ले करती है, टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, कि इसका समावेश इन सब चैलेंज को सुलझाने में हो सकता है। बिल्कुल। और अगर कोई भी हम जब साइंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो अंतरिक्ष के उल्लेख के बिना इस टॉपिक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकती। तो डॉक्टर मिश्रा, आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि भारत ने खुद को अंतरिक्ष अन्वेषण यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में जिस तरह से इतनी उन्नति की है, दुनिया के 5 टॉप जो नेशंस हैं उसमें से एक भारत है आज। और हम तो सुनते ही आए हैं, बहुत सारे अंतरिक्ष मिशन होते हैं, चंद्रमा मिशन हो, मंगल मिशन हो, PSLV मिशन हो। तो ना सिर्फ अपने उपग्रह जो हमारे देश के उपग्रह हैं, बल्कि दूसरे कंट्रीज़ के उपग्रह भी हमने उनको भी प्रक्षेपण किया है। तो डॉक्टर मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में भारत की प्रगति को आप कैसे देखते हैं? हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे देश ने ये काफ़ी पहले डिसाइड कर लिया था कि हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसका जो फ़ायदा है आज हमको मिल रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान में बेसिकली 2 फील्ड हैं, एक है मतलब रॉकेट और दूसरा है सैटेलाइट। तो रॉकेटरी के क्षेत्र में हमने शुरुआत की थी साउंडिंग रॉकेट से, और आज हम GSLV, PSLV यहाँ तक पहुँच गए हैं। और शुरू में हमने लगभग 20-25 किलोग्राम के उपग्रह बनाए थे, सैटेलाइट बनाए थे, और आज हम थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम के सैटेलाइट बना सकते हैं। तो ये हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की सफलता है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम बहुत आगे पहुँच चुके हैं। इसके आगे की बात करें तो अब मंगलयान है। मंगलयान दुनिया का सबसे इकोनॉमिक, मतलब जो ऑटो है, ऑटो जितनी दूर ले जा सकता था उससे भी सस्ता है ये मंगलयान जो हमने बनाया था। और जहाँ तक बात है अब चंद्रमा पर पहुँचने की, तो चंद्रमा पर पहुँचना, आप कई लोगों को ऐसा लगता है कि चंद्रमा पर तो कई देश जा चुके हैं, लेकिन चंद्रमा पर जाना एक आसान बात होगी, लेकिन चंद्रमा पर जाने के लिए जो टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी है हमारे देश को, तो उन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने से उन टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग और भी बाकी क्षेत्रों में होगा, बाकी जगहों के ऊपर होगा, तो उनका बहुत महत्व है। और एक बार आप चंद्रमा पर पहुंचेंगे तो जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, उनकी जो सेल्फ एस्टीम है, उनका जो आत्मविश्वास है, और उनके अंदर एक जो उत्साह होगा कि हम दुनिया की हर कठिन से कठिन जो चैलेंजेस होते हैं उनको हम ले सकते हैं, तो हम वैसा कर पाएंगे, और वैसे ही हमको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, उस तरीके का एक अनुभव होगा। तो उस लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है। और बाकी देशों ने तो हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हुए हैं मंगल और चंद्रमा पर पहुंचने के लिए, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत इकोनॉमिक तरीके से, एक बहुत सुलझे तरीके से पूरा प्लान बनाया है कि हम काफ़ी कम पैसे में चंद्रमा पर पहुंचेंगे। और जिस दिन हम चंद्रमा पर पहुंचेंगे तो उस दिन पूरा विश्व ये जरूर हिसाब लगाएगा कि भारत ने इतने कम पैसे में और इतने कम वैज्ञानिकों की सहायता से कैसे इस मिशन को हासिल कर लिया। तो वो काफ़ी देखने लायक बात होगी। और सर, अब तो भारत ये भी कोशिश कर रहा है कि इसरो कह रहा है कि 2022 तक अपना पहला मानव मिशन भी लॉन्च करेगा। जी हाँ, हम मानव मिशन भी लॉन्च करेंगे। और देखिए, बात जब घूम फिर के एक ही जगह आती है कि जब हम मानव अपना यान भेजेंगे स्पेस में, तो जो टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी वो बाकी क्षेत्रों में भी हम उपयोग में ला सकेंगे। तो एक जब हमारा राष्ट्र एक उद्देश्य लेता है कि इस उद्देश्य तक हमको पहुंचना है, तो उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, अगर वो उद्देश्य बहुत बड़ा है, तो पहुंचने के लिए हमको जो छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी है। जैसे अगर आप उदाहरण के लिए लीजिए कि हमको स्पेस सूट बनाना पड़ेगा, स्पेस मेडिसिन के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो जब हम स्पेस मेडिसिन के ऊपर काम करेंगे तो उसका काफ़ी कुछ फ़ायदा जो है ऑर्डिनरी मेडिसिन पर भी होगा। जब हम स्पेस सूट पर काम करेंगे तो हम बात करेंगे एक लाइट वेट टेक्सटाइल की, और तब हमको फ़ायदा होगा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में काम करने का। और जब हम
एक कंपोजिट और लाइट वेट एलॉय बनाएंगे, एलॉय स्टील या एलॉय एल्यूमिनियम बनाएंगे, तो उसका फ़ायदा हमारी बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी होगा। तो इस मिशन का फ़ायदा पूरे देश को होने वाला है। बिल्कुल। और डॉक्टर, आप तो डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में भी हम लोगों को बताइए कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की किस तरह से क्या क्या पहल हैं, और इंडिपेंडेंस यानी कि से लेकर आज तक इतने सालों में क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं। क्योंकि अब ये जो सरकार है ये खास तौर से ये बहुत बोलती है कि मेक इन इंडिया पर बहुत हमारा फोकस होना चाहिए। रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में हमने जितनी तरक्की की है और जितनी बात बताई गई है, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। तो रक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत ज़्यादा प्रगति की है। ऐसा कहा जाता है, रक्षा वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि जो भी देश फाइटर एयरक्राफ्ट, सबमरीन यानी पनडुब्बी और शिप्स और टैंक बना सकता है, तो वो एक विकसित राष्ट्र हो सकता है। मैं इसमें कुछ और चीज़ें जोड़ना चाहूँगा। जो राष्ट्र इन बातों के अलावा मिसाइल्स बना सकता है, जो एक मॉडर्न गन बना सकता है, या एक मॉडर्न लॉन्ग रेंज रडार बना सकता है, वो एक विकसित देश कहलाया जा सकता है। और भारत ने इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी तरक्की हासिल की है। इन तरक्की को आप 50 से लेकर 100% के बीच में रख सकते हैं। कहीं पर हमारी प्रगति 50% है, कहीं पर हमारी प्रगति 100% है। अगर हम मिसाइल का क्षेत्र लें तो हम लगभग 100% हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर चुके हैं और हर क्षेत्र की मिसाइल हम बना सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा हमारी अपनी ब्रह्मोस मिसाइल का। ब्रह्मोस मिसाइल जब हमने शुरू की थी तो ये एक एंटी शिप मिसाइल थी और 20 साल पहले हमने शुरू की थी इस यात्रा को। और उसके बाद हमने इस मिसाइल को हमारी आर्मी के लिए बनाया, लैंड अटैक के लिए बनाया। उसके बाद हमने हमारी जो सबमरीन है, सबमरीन से भी लॉन्च करने के लिए इसको बनाया। उसके बाद पिछले साल 22 नवंबर 2017 को हमने इसको सुखोई 30 विमान से भी लॉन्च किया। और भारत दुनिया का पहला देश बना जब इतनी बड़ी मिसाइल किसी फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च की जा सकती थी। अच्छा। और यहाँ तक पहुँचने में हमको लगभग 17-18 साल लगा। लेकिन जो रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजीज़ हमने डेवलप की हैं, गाइडेंस के क्षेत्र में, कंपोजिट के क्षेत्र में और मेटलर्जी के क्षेत्र में, वो उनसे जो सिविलियन क्षेत्र है उनको भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। तो उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने कंपोजिट के क्षेत्र में सफलता अर्जित की और हमने कंपोजिट बेसिकली डेवलप किया था हमारे रॉकेट मोटर्स बनाने के लिए। अच्छा। और ये लाइट वेट होता है, हाई स्ट्रेंथ होता है, इसके अंदर बहुत अच्छी एबिलिटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हमने देखा कि इसको सिविल क्षेत्र में कहाँ उपयोग में लाया जा सकता है। तो देखा कि जो लाइट वेट कैलिपर होते हैं, जिन बच्चों को पोलियो होता है, तो उनके लिए हम कैलिपर बना सकते हैं, इनका वजन बहुत कम होगा। अच्छा। और पहले तो 2-3 किलो के होते थे, हमने तो इसको 100-150 ग्राम्स का बना दिया। अच्छा। और लाखों बच्चों में इसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान था समाज क्षेत्र के लिए। लेकिन मैं आप तीनों मेहमानों से ये जानना चाहूँगी कि अगर हम तीनों क्षेत्रों की बात करें, सभी क्षेत्रों की बात करें, अगर हम हेल्थ केयर की बात करें, अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस की बात करें, तो अगर हम बाकी देशों से कंपैरिजन करते हैं, हालांकि हमारा अभी प्रगतिशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलप्ड कंट्री से तो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन रिसोर्सेज के ऑफ कोर्स उस तरीके से तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने जो प्रगति की है इन तीनों क्षेत्रों में, आप उनको किस तरह से देखते हैं, कंपेयर करें अगर हम दूसरे देशों से? मैं डॉक्टर गुप्ता से शुरू करना चाहूँगी। देखिए, अगर हम देखें कि भारत देश में हेल्थ साइंस में क्या हुआ है, तो फिनोमिनल, जिसे कहते हैं अभूतपूर्व, पिछले 10 साल में। अब अगर आप देखें कि हिंदुस्तान में हम कहने लगे हैं, मेडिकल टूरिज्म की बात करने लगे हैं। यहाँ पे अच्छी स्वास्थ्य की पूरी तकनीक, हाईएस्ट क्वालिटी, मोस्ट रीसेंट टेक्नोलॉजी और मोस्ट कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स सबसे सस्ते दाम पे यहाँ पे उपलब्ध हैं। इसीलिए आजकल अमेरिका से, जापान से, यूरोप से लोग अपने दांत का ट्रीटमेंट कराने आते हैं, इम्प्लांट का ट्रीटमेंट कराने आते हैं, होटल में रहते हैं
बिल्कुल। घूमते भी हैं और ट्रीटमेंट भी कराते हैं, फिर भी उनको सस्ता और सुंदर और अच्छा इलाज मिलता है। लोग कार्डियोलॉजी का ट्रीटमेंट कराने आते हैं, लोग अपना इम्प्लांट्स लगाने आते हैं और अपना कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है। अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारा रेगुलेटरी सिस्टम है, दवाइयों के बारे में मैं बात करूँगा कि लोग क्लिनिकल ट्रायल के लिए दुनिया भर से दवाइयों का क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए इंडिया में आने लगे हैं। चाहे वो यूरोप का हो, चाहे यूएसए का हो, चाहे जापान की ड्रग कंपनी हो, क्योंकि यहाँ पे ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम इतना पुख्ता हो गया है पिछले 4-5 साल में। हमारे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल इंडिया DCGI ने बनाया कि एथिक्स हमारे पास पूरी है, क्लिनिकल ट्रायल के लिए हमारे पास रेगुलेशंस हैं, हमारे पास फैसिलिटीज़ है, हमारे पास एक्सपर्टीज़ है। हमारे पास जो दवाइयाँ हिंदुस्तान में हैं जो बाहर से आए, उनके लिए भी हमारे रेगुलेटरी सिस्टम ने अब ये कंपलसरी कर दिया है कि हर एक के लिए बायो इक्वलेंस, मतलब 2 दवाइयाँ हैं तो उसके लिए उनकी समावत्ता या इसकी इक्वलेंस ये स्टडी करना ज़रूरी है, स्टेबिलिटी करना ज़रूरी है। तो ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट हैं, इससे हम रेगुलेटर हमारा ये इंश्योर कर सकता है कि जो मरीज के पास दवाई पहुंच रही है ये क्वालिटी की पहुंच रही है। अच्छा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या हम जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हम दवाइयों के क्लिप पे, चाहे वो होलोग्राम हो, चाहे उसमें हम यूनिक नंबर कोडिंग करें, इससे स्पूरियस ड्रग जो एक समस्या थी कभी, स्पूरियस ड्रग या नकली दवाई जिसे हम कहते हैं, वो समस्या अब धीरे धीरे बहुत कम और ख़त्म होती जा रही है। अगर हम देखें, अगर एक नया क्षेत्र नैनो मेडिसिन का, जो नैनो टेक्नोलॉजी, फार्मा सेक्टर में बहुत बड़ा है नैनो टेक्नोलॉजी। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, CSIR सब अपना प्रोजेक्ट दे रहे हैं। और इस समय कम से कम हमारे पास 20 से ज़्यादा दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में आ गई हैं। अच्छा। और अभी हमने इसके लिए एक गाइडलाइन भी बनाई है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे दवाइयाँ आ रही हैं जी, चाहे वो कैंसर के लिए हो खास तौर से, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए हो, इनके लिए कौन सा रेगुलेटरी प्रोसेस क्या होना चाहिए, गाइडलाइंस, ये भी हमने अभी रिलीज कर दी हैं जो कि दुनिया में अभी बन रही हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी इसको एक गाइडलाइंस रिलीज करके डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसको पब्लिक ओपिनियन के लिए डाला हुआ है। अच्छा। तो हम अगर ये कहें कि हिंदुस्तान ने हेल्थ के सेक्टर में इतनी तरक्की करी है जो कि पिछले 5 साल में, जो कि एक हम कहेंगे हमारा एक बहुत ही सेटिस्फाइंग है। इतने सारे एम्स बन रहे हैं, 20 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, जो कि हमारे पास पहले सिर्फ एक था दिल्ली में, और अब ये हमारे पास 4-5 साल के बाद में मुझे नहीं लगता कि किसी भी हिंदुस्तान के आदमी को दिल्ली आना पड़ेगा अपना इलाज कराने के लिए। वहीं पे वो सुविधा, उसको क्वालिटी मेडिसिन अवेलेबल होगी। बिल्कुल। अगर कृषि क्षेत्र की बात करें डॉक्टर पारेख, तो जब हम कृषि के बारे में बात करते हैं तो ऑफकोर्स हमारा कृषि प्रधान देश है, तो सबसे ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमें जो इस्तेमाल दिखना चाहिए वो कृषि के क्षेत्र में दिखना चाहिए। तो आप किस तरह से देखते हैं हमारे देश में कृषि का उत्थान जो हुआ है बाकी अगर देशों के कंपैरिजन में देखा जाए तो? देखिए, कृषि का सीधा सीधा तात्पर्य, सीधा ताल्लुक हमारे खाने से है। खाना हमें सुबह ब्रेकफास्ट में भी चाहिए, लंच में भी चाहिए, डिनर में भी चाहिए, और एक ऐसी चीज़ है जो एक हेल्दी आदमी को भी चाहिए, अनहेल्दी आदमी को भी चाहिए। तो कृषि का सीधा सीधा ताल्लुक हमारे देश के प्रत्येक नागरिक से रिलेटेड है। अब जहाँ तक इंडिया में प्रोग्रेस की बात है एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में, इंडिया एक बहुत ही यूनिक देश है जिसमें मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे 60 जो टोटल टाइप ऑफ सॉइल हैं वर्ल्ड ओवर, उसमें से 46 तरह की सॉइल इंडिया में है, और टोटल 15 तरह के क्लाइमेट हमारे इंडिया में है। आप देखिए, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, तो जितनी डाइवर्सिटी क्लाइमेट की है, जितनी डाइवर्सिटी सॉइल की है, जितनी डाइवर्सिटी हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की है, वो दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। और हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि हरित क्रांति की सब बात करते हैं, दैट हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट।
अब जो कहानी ये है कि अब ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोगों ने कहा, तब हमारा मेन उद्देश्य ये था कि सबके पास खाना हो और इनफ खाना हो। आज हमारे लिए चुनौतियां डिफरेंट तरह की है। आज हमें खाना ही नहीं चाहिए बट न्यूट्रिशनल खाना चाहिए जो कि न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड हो। तो फूड सिक्योरिटी प्लस न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इज़ अ मेजर चैलेंज एज फार एज एग्रीकल्चर इज़ कंसर्न। अब देखिए, जब हमारा क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं हम, वातावरण चेंज हो रहा है, तो नई तरह की प्रॉब्लम्स हमारे लिए कृषि में आ रही हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा है, CO2 बढ़ रही है, मानसून्स आर बिकमिंग अनप्रेडिक्टेबल। किसान लोग ज़मीन से जितना पानी निकाल रहे हैं और ज़्यादा निकाल रहे हैं, वाटर लेवल डाउन जा रहा है, उससे सूखा हो रहा है। लेकिन जो आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या आप मैन्योर्स यूज़ कर रहे हैं, उसके सॉइल की क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रही है, सॉइल का pH चेंज हो रहा है, सैलिनिटी चेंज हो रही है। तो जो चैलेंजेस हमारे पास आज़ादी के समय थे, वो चैलेंजेस हमने पार कर लिए हैं। लेकिन आज जो चैलेंजेस हैं वो हमारे लिए एक तरह से बहुत बहुत यूनिक है। इसके लिए हमें देखना होगा कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10 बिलियन। हम लोग 10 बिलियन होने वाले हैं बाय 2050। तो उसके लिए खाना कहाँ से आएगा? अगर आप एस्टिमेट लगाते हैं तो हमारे पास जो खाना आज की तारीख में हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका 70% ज़्यादा खाना हमें चाहिए बाय 2050। अब देखिए, किसान नहीं चाहता कि उसका बेटा किसान बने, वो चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। और जो सॉइल क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट हो रही है, मानसून डिटेरियोरेट हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन है हमारे लिए बड़ी यूनिक है, और जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं बहुत यूनिक चैलेंजेस हैं। दैट मीन्स हमें वी हैव टू फॉलो द ड्रीम ऑफ हैविंग मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद निकाल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वैरायटीज़ यूज़ कर सकें, लेकिन कम से कम पानी में और कम से कम रिसोर्सेज में। उसके लिए हमें हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, मैं आपको बताऊं कि दुनिया में मेजर चैलेंजेस हैं खारा पानी होना, सूखा होना, बाढ़ होना एग्रीकल्चर के लिए। ये सब मिलकर के 70% डिक्लाइन प्रोड्यूस करते हैं पोटेंशियल यील्ड के लिए। एक्चुअल यील्ड इज़ एक्चुअली 70% लेस देन द पोटेंशियल यील्ड। उसके लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो नई जीनोमिक्स टेक्नोलॉजी हैं या फिर प्रोटियोमिक्स टेक्नोलॉजी है या फिर ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास हैं और हमने उसमें काफ़ी उन्नति की है। और हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जर्म प्लाज्म अवेलेबल हैं। अगर आप आज की बात करें, जब जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे पास इनफ खाना नहीं था, हमारे पास वी डिडंट हैव इनफ फूड अवेलेबल। बट आज हमारे पास फूड इनफ है, सरप्लस है। लेकिन चैलेंजेस हमारे लिए आगे हैं, बिकॉज हमें एज अ साइंटिस्ट हमें आज का नहीं देखना है, हमें 10 साल आगे का प्लान करना है। तो उसके लिए हमें नई टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी होगी, नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा और फिर से एक नई शुरुआत करनी होगी, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजीज बट perception of technology and acceptance of technology in public also. That's what I would like to say. बिल्कुल। डॉक्टर मिश्रा, आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आप बता रहे थे कि किस तरह से रैपिड स्ट्राइड्स हुए हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में, डिफेंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में, बाकी देशों के कंपैरिजन में किस तरह से फेयर करती है इंडिया? आपने कुछ देर पहले कहा था कि भारत एक प्रगतिशील देश है। मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। भारत एक डेवलप्ड कंट्री है। अच्छा। और हमें ज़रूरत है कंसोलिडेट करने की और मोनेटाइज करने की अपनी स्ट्रेंथ को। और डेवलप्ड कंट्री इसलिए है कि आप दुनिया के किसी भी देश में चली जाइए, आप US ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, यूरोपियन यूनियन ले लीजिए, इंग्लैंड ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, हर जगह आपको भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय डॉक्टर, भारतीय मिलेंगे हर क्षेत्र में। और उनकी जो पहचान है वो एक बहुत स्पेशलिस्ट, बहुत बड़े एक्सपर्ट या एक अचीवर के रूप में होती है। अच्छा, और जहाँ तक अगर आप भारत के अंदर की ओर देखती हैं तो अगर आप देखें तो भारत के जो मैं सिर्फ कुछ चिन्ह बताऊंगा, जैसे भारत का जो एयरपोर्ट है, दिल्ली का एयरपोर्ट है, मुंबई का एयरपोर्ट है, एनी टाइम बेटर देन एनी यूरोपियन एयरपोर्ट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। और जहाँ तक बात है कि कंसोलिडेट करने की, तो अगर हम देखें तो विज्ञान के क्षेत्र में हमने बहुत काम किया है, बहुत सारे हमारे अचीवमेंट्स हैं। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि ब्रह्मोस में हमने 1300 करोड़ से शुरुआत की थी और आज हमारा जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया है, बिजनेस जनरेट किया है, वो लगभग मोर देन $6 बिलियन है। अच्छा। यानी कि लगभग 35 से 40 हज़ार करोड़ के बीच में हमने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो मैं चाहता हूं कि इस तरीके से और भी जो जहां हमने वैज्ञानिक तरक्की की है तो उनको हम मोनेटाइज करें, उनको हम कंसोलिडेट करें और एक इंडस्ट्रियल जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो प्रोडक्ट बने हुए हैं उनको हम प्रोडक्शन में लाके और
पूरी दुनिया में बेचने की कोशिश करें। हमारी जो रेवेन्यू जनरेशन होगा, जो हमारी जो रियल ग्रोथ होगी तभी होगी जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मनी में कन्वर्ट कर सकेंगे सफल तरीके से। बहुत ही अहम बात बोली है, जैसे कि सर बोल रहे थे कि पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। इंडिया सेंट्रिक प्रॉब्लम है तो इंडिया सेंट्रिक ही हमारी अप्रोच भी होनी चाहिए, और जैसे आप बोल रहे हैं कंसोलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपने रेज़ किए हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीक के क्षेत्र में भारत में काफ़ी क्रांति आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन और उनकी पहल अब भारत को 2030 तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व के शीर्ष 3 देशों में एक बनाने की राह पर प्रेरित करने की है। तो उम्मीद है कि भारत जल्द ही ये मुकाम भी हासिल कर लेगा और विज्ञान और तकनीक से समाज के जो सबसे पिछड़े लोग हैं, या कहते हैं ना लाइन में जो सबसे आखिर में इंसान खड़े हैं, उनका भी उत्थान हो सके। और इसी विचार के साथ मैं कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। डॉक्टर सुधीर मिश्रा, डॉक्टर अश्विनी पारिक और डॉक्टर योगेंद्र कुमार गुप्ता, हमारे खास कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर हमारी इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।